हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। उसके बाद हम लोग देखे थे इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी और उसके बाद देखे थे कनकेस्ट ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में कनकेस्ट ऑफ इंडिया में पहले जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी था, कर्नाटिक वॉर्स थे। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे एंग्लो मराठा वॉर्स, नहीं पहले उसके पहले देखे थे कनकेस्ट ऑफ बंगाल, उसमें इशू ऑफ दस्तक था। फिर सिराजुद्दौला और इंग्लिश के बीच में, क्लाइव के बीच में हुआ बैटल ऑफ प्लासे। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, उनको दीवानी राइट मिल गया। फिर उनको सूबेदारी का भी, डिप्टी सूबेदार को अपॉइंट करने का राइट मिल गया था। तो उसके बाद फिर उनको हो गया वो डुअल रूल इन बंगाल, जो 1772 में ख़त्म किया वारेन हेस्टिंग्स ने। फिर एंग्लो मराठा वॉर्स थे, अलग अलग 3 वॉर्स थे, उसमें हम लोग देखे थे अलग अलग कारण थे। फिर था कि इंग्लिश जो थे वो क्यों जीते, मराठा क्यों आ रहे, उसका ढेर सारा कारण था। फिर एंग्लो मैसूर वॉर था कि लास्ट में जो टीपू सुल्तान है उनका डेथ हो जाता है सेरिंगपट्टनम को डिफेंड करते करते। और जो वोडियार डायनेस्टी था उसको कृष्णराजा III को फिर से थ्रोन पे बिठा दिया जाता है, और जो उसको छोटा करके मैसूर को बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके निज़ाम के मराठा में और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में बांट देता है। उसके बाद 6 स्टेट देखे थे, इसमें रंजीत सिंह ने 6 स्टेट बनाया। ये इनका वो है पीक पे, ये सतलज रिवर है उनका जो बाउंड्री है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस में था कि जो जो भी इंडियन प्रिंस उसको साइन कर रहा है उसमें फिर फोर्स रहेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, वो ट्रीटी नहीं कर सकता और किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकता, ये सब था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में था कि अगर आपका जो एडॉप्टेड सन है उसको, अनलेस की कंपनी उसको वैलिडेट करे, वरना वो जो भी किंगडम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला जाएगा। आज हम लोग देखेंगे 3 छोटा छोटा टॉपिक है। पहला है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब दीवानी राइट्स मिला तो जो ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी मिल गया कि अब उनको रिवेन्यू भी कलेक्ट करना है। तो उनको ऑर्गेनाइज किया गया सिविल सर्विस बोल के। तो फिर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं 1793 में, वो कुछ ये करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। अब रिफॉर्म का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो हाईली करप्ट थे, वो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे और उनको जो रिवेन्यू जो कंपनी को जमा करना था वो खुद ही खा जाते थे, जो भी जो करप्शन पूरा था उसमें। तो कॉर्नवालिस आके क्या करता है कि जो सैलरी है कंपनी के सर्वेंट्स का उसको बढ़ा देता है। उसके बाद प्राइवेट ट्रेड को, जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व, जिसमें दस्तक का मिसयूज ऑफ दस्तक में भी ये पार्ट था, प्राइवेट ट्रेड को वो रोकता है, उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। फिर आप गिफ्ट नहीं ले सकते, वो करता है। फिर प्रमोशन कर दिया कि अब सीनियरिटी के बेसिस पे होगा। तो ये रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस है। अब 1853 तक क्या होता था, जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, मतलब बेसिकली जो उसको मैनेज करता था कंपनी को, उस वो खुद अपॉइंट करता था कि जो सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स है वो खुद अपॉइंट करता था। लेकिन 1853 में एक चार्टर एक्ट पास होता है। ये जितना भी चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भी हम लोग देखेंगे। आज नहीं देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग। चार्टर एक्ट 1853 पास होता है। इसमें क्या बोलता है कि जो अब होगा, जितने भी ऑफिसर्स होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो भी होगा वो सब एक रिटन एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उससे रिक्रूट किए जाएंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि जो इंडियंस है दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर रैंक्स। उनको ऊपर, मतलब जो हायर रैंक्स है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, वो सब रैंक पे वो नहीं जा पाते थे। उनको जो क्लर्क लेवल का जॉब है वहीं तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। और उसका रीजन क्या दिया जाता था कि जो इंडियंस है वो करप्ट हैं एंड दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अब ये कितना इसमें आयरनी है कि कॉर्नवालिस वो रिफॉर्म ला रहा है अपना करप्शन से बचाने के लिए, और वो इंडियंस को करप्ट बोल रहे हैं। दूसरा जो था वो था आर्मी। ब्रिटिश आर्मी जो था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और उसमें इंडियन सिपाहीज थे। इसमें भी सिंपल सा चीज था कि जो ऑफिसर रैंक है उसमें इंडियंस नहीं जाएंगे। जो हाईएस्ट इंडियन जा सकता था वो था सूबेदार। जो कंपनी में, मतलब इसको ऑफिसर नहीं माना जाता था। इसका आर्मी का 4 मेन फंक्शन होता था। पहला कि जो इंडियन पावर्स हैं उनको हराना है, मतलब उसको कनकर करना है। जो जिसको कनकर कर लिया है उसको डिफेंड करना है।
फिर इंटरनल रिवोल्ट अगर होने वाला है तो उससे उसको प्रिवेंट करे, या उससे जो अगर हो जाता है, जैसे कितना रिवोल्ट होगा वो हम लोग आगे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 और जो रिएक्शन टू ब्रिटिश रूल नेक्स्ट मतलब कल के वीडियो में देखेंगे। फिर इट वाज द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सटेंडिंग एंड डिफेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो बर्मा को कनकर किया गया, वो भी यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आर्मी था, उसमें इंडिया के ही सिपाहीज थे। फिर जैसे लाइक अभी बोले कि जो हायर पोस्ट था वो उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड रहता था। फिर ये जो पुलिस है वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ऑर्गेनाइज किया। फिर उसने क्या किया कि थाना बनाया, जो दरोगा जो अभी तक चलता है कि एक थाना होता है, उसमें दरोगा हेड होता है। उसके बाद फिर डीएसपी बनाया, एक डिस्ट्रिक्ट में हेड करने के लिए। अभी जो डीएसपी है वो सब डिवीजन में बैठता है, उस समय जो डीएसपी है वो डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहा था। फिर मेनली इसका था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और नेशनल मूवमेंट में इसको सप्रेस करने में यूज किया। बाद में क्या होता है ना कि ये जो डीएसपी है इसके जगह पे एक, जैसे यहाँ पे एक डीएम था और एक दरोगा है, फिर डीएसपी है, फिर यहाँ पे बना दिया एक एसपी और यहाँ पे बना दिया एक आईजी। अब ये जो एसपी है ये इसको भी आंसर करेगा और इसको भी आंसर करेगा। तो लगभग यही चीज अभी भी चल रहा है कि वो डीएम को भी वो करता है और उसके ऊपर आईजी तो नहीं है, अब डीआईजी आ गए हैं तो उनको भी वो आंसर करेगा। फिर जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली स्टैब्लिश किया था हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उसके बाद फिर थोड़ा उसको रिफॉर्म किया कॉर्नवालिस। इसमें दो आप लोग समझिए, पहला था क्रिमिनल और उसके बाद था सिविल। क्रिमिनल में क्या था, सदर निजामत अदालत, और इसमें क्या था सदर दीवानी अदालत। अब देखिए सिंपल सा चीज है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हम लोग बोलते थे निजामत, तो वो आ गया सदर निजामत अदालत। और दीवानी मतलब सिविल केसेस, वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, उसको बोल दिया दीवानी अदालत। फिर सदर निजामत अदालत के अंडर एक कोर्ट ऑफ सर्किट होता था, उसमें सिविल सर्वेंट मतलब वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो इसीलिए डीएम कहलाया। उसके बाद फिर ढेर सारा जो कोर्ट होता था जो इंडियन मजिस्ट्रेट उसमें हेड करते थे, और वो पीटी केसेस जैसे छोटा मोटा चोरी हो गया या मारपीट हो गया छोटा मोटा, वो सब देखते थे। उसके बाद सिविल केसेस में क्या था कि सदर दीवानी अदालत है, उसके नीचे 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सिविल अपील्स। वो क्या किया कि ये बंगाल है ना, उस समय तक बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब तक था तब तक बंगाल ही था, तो उसको 4 पार्ट में बांट दिया और सब में एक प्रोविंशियल कोर्ट लगा दिया, 1 2 3 4। उसके बाद इसके ऊपर था सदर निजामत दीवानी अदालत, और ये हो गया प्रोविंशियल कोर्ट, और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और रजिस्ट्रार्स कोर्ट हो गया। तो ये ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ था। उसके बाद फिर एक मुंसिफ और अमीन होते थे। पहले ये जो इस्लामिक जो लॉ चला आ रहा था, जो भी सिस्टम था, उसमें फिर मुंसिफ और अमीन होता था, तो उनका कोर्ट था। तो ये एक हायरार्की बना हुआ था। अब सिविल केस में, क्रिमिनल केस में तो जो नॉर्मल लॉ है वो लग रहा है, मतलब कॉमन लॉ लग रहा है। सिविल केस में हिंदू लॉ लगता था हिंदूज पे, और इस्लामिक लॉ लगता था मुसलमान पे। 1833 में क्या होता है कि एक लॉ कमीशन बनाया जाता है हेडेड बाय मैकॉले। ये वही है जो वो इंग्लिश वाले में भी आएगा, इंग्लिश एजुकेशन में। फिर 1865 में तो ये फिर इसको बोलता है कि भाई ये सबको कोडिफाई करो, तो वो कोडिफाई करता है, जैसे आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, ये सब इसी का किया हुआ है। फिर 1865 में हाई कोर्ट स्टैब्लिश होता है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में, और ये जो है सदर दीवानी और सदर निजामत इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये सिविल सर्विस हो गया, आर्मी हो गया और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद था फिर उसमें कुछ चैलेंजेस भी है, लेकिन उसके पहले अच्छा इतना ही है। तो उसमें चैलेंजेस क्या था, सबसे पहले तो ये कि अगर यूरोपियन है कोई तो उसको ब्रिटिश या जो यूरोपियन जज है वही ट्राई करेगा। दूसरा क्या है कि जो सिस्टम है वो बहुत कॉस्टली होता था। जैसे पहले क्या हो रहा है, पंचायत उसको वो करता था कि पंचायत कोई क्राइम हो गया विलेज लेवल पे या इवन उसके ऊपर में पंचायत उसको सॉर्ट आउट कर लेता था। अब क्या हुआ कि कोर्ट जाओगे, वो वकील लोगे, उसमें कागज पत्तर ये सब होता है, तो वो हो गया कॉस्टली और आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर।
फिर रैम्पेंट करप्शन था। एक पॉइंट जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो था कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, जो जुडिशियल प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो इंडियन किसान है, वर्किंग जो आर्टिसान है, क्राफ्ट्समैन है, वो लोग इसको नहीं कर सकते। लेकिन जो मिडिल क्लास हुए वो फिर इसको जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो जो लॉयर बने तो वो लोग फिर कर सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे 1860 में होता है इंडिगो रिवोल्ट, उसमें देखेंगे कैसे जो पुअर थे उन्होंने कोर्ट्स को भी यूज किया। तो यही चार चीज़ है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है सिविल सर्विसेज, उसमें फिर कॉर्नवालिस उसमें रिफॉर्म करते हैं, फिर आर्मी है और फिर पुलिस है। और सब में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ऑफिसर रैंक्स है उसमें नहीं अलाउ किया जाता था। जुडिशरी में भी जो हायर रैंकिंग का जो वो होता था, पोस्ट होता था, जैसे सदर निजामत अदालत में या ये जो कोर्ट्स ऑफ सर्किट है इसमें जो बैठेगा उस वो ब्रिटिश होते थे। अब देखिए यहाँ पे जैसे टॉप पे या तो सदर दीवानी अदालत हो गया या सदर निजामत अदालत हो गया। उसके नीचे बंगाल को 4 भाग में बांट दिया। सिविल साइड में यहाँ पे हो गया प्रोविंशियल कोर्ट्स, और जो क्रिमिनल साइड है उसमें हो गया कोर्ट ऑफ सर्किट। और उसके बाद फिर इसमें अलग सिस्टम हो गया और इसमें अलग सिस्टम हो गया। यही अभी भी होता है। जैसे अगर आप देखिएगा तो जो लोअर जुडिशरी है उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। जो सेशन जज होते हैं जब वो सेशन जज के तौर पे बैठते हैं तो वो क्रिमिनल केस देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सिविल केस देखते हैं। उसके नीचे अगर आप जाइएगा तो फिर सिविल साइड में अलग सिस्टम चलता है और क्रिमिनल साइड में अलग सिस्टम चलता है। सेम चीज़ लगभग अभी भी चल रहा है, बस नाम अलग है। तो ये चार चीज़ें, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये या मतलब इसको ध्यान में रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यूपीएससी पूछ दे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या था। अब ये ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज। सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी मतलब क्या होगा कि आप पॉलिटिक्स हटा दिए, आप इकोनॉमी हटा दिए, तब जो बचा उसको बोला गया सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। अब ये इसका ज़रूरत क्या पड़ा? जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने देखा कि ये एक अलग कल्चर है और इसमें नए लोग हैं, इनका जो रहने का तरीका है सब अलग है, सब यूनिक है, सब चीज़ ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हमारा जो वेस्टर्न जो सिस्टम है उससे ये अलग है। तो इसमें वहाँ से जो आ रहे हैं लोग उनका अपना अपना सब्जेक्टिव वो होगा कि एक समाज को कैसा होना चाहिए या उसमें कैसे लोग होने चाहिए या क्या सही है क्या गलत है। तो उस हिसाब से जो ब्रिटिश लोगों का जो इंडिया पे जो कंट्रोल कर रहे थे, जैसे वो गवर्नर जनरल हो गया या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, चीफ कमिश्नर हो गए, तो उनका वो कैसे सोच था वो फिर इफेक्ट कर रहा है कि वो उन्होंने इंडिया को कैसे रूल किया। अब उसमें एक और मैटर है कि जब बाद में, जब जैसे फॉर एग्जांपल आगे देखेंगे कि 1813 1815 के बाद जब ब्रिटिश गुड्स आने लगे इंडिया में, तो ब्रिटिश को लगा कि हम लोग केवल जो इंडियंस हैं उनको एक लेवल तक हमको उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा तभी वो हमारा सामान खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ है, अब वो लोग शर्ट बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, टाई बना रहे हैं, वो कब पहनेगा इंडियंस? वो तब पहनेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे को, उनको वो अट्रैक्ट करेगा वो चीज़, और तभी होगा जब वो उस कल्चर में मतलब वेस्टर्न कल्चर में वो अपने आप को देख पाएंगे कि हाँ वो चीज़ बेटर है या वो चीज़ से हम रिलेट कर पाते हैं। तो ये दो मेन फैक्टर था कि पहला कि वो लोग आए, उन्होंने देखा कि ये कुछ यूनिक चीज़ है, अलग चीज़ है, तो उसको हमको कैसे ट्रीट करना है। दूसरा कि उन लोगों को लगा कि भाई हमें अपना सामान बेचना है, उसके लिए हम लोग क्या करें, तो उनको लगा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो देखिए मेनली जो सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी है उसमें 3 मेन स्कूल्स हैं। पहले ओरिएंटलिज्म, उसको जो उसको फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ओरिएंटलिस्ट्स। इसमें आए हेस्टिंग्स, एडमंड मुनरो, एल्फिंस्टन। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को क्या लगा कि जो इंडियन सोसाइटी है वो एक एज अ होल उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उसमें ज़्यादा हम लोगों को हेर फेर नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लोग हेर फेर करेंगे तो उसमें इफ they believed that a rapid and abrupt change in Indian society would produce violent reaction in the country, और दे फेवर्ड सोशल स्टेबिलिटी। तो एक तो उनका जो इंडियन ट्रेडिशन था या इन जनरल जो भी नेटिव ट्रेडिशन होता था उनके लिए उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट था, और उनका ये मानना था कि अगर कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ होता है तो जो
ब्रिटिश रूल है उसको हार्म हो जाएगा। और जब 1857 में रिवोल्ट होता है तो ये वाले जो लोग हैं ओरिएंटलिस्ट, इन लोगों का बात कहीं कहीं सही लगता है, क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसमें एक बहुत बड़ा कारण था रिलीजियस फैक्टर। तो क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज के कारण लोगों को लग रहा था कि उनका जो रिलीजन है वो थ्रेटन हो रहा है, तो उसमें जो ओरिएंटलिस्ट बोल रहे हैं कि भाई ब्रिंग एज लिटिल चेंज एज पॉसिबल, तो वो कहीं ना कहीं सही है। दूसरा, जब आप अगर सबसे जो बड़ा नाम है वो लॉर्ड बेंटिंक का, उसने वो सती को बैन किया था। तो ये लोग केवल मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे रहे थे, वो लोग सोसाइटी को चेंज भी कर रहे थे। तो ये वो लोग फिर अलग स्कूल में आएंगे, वो लोग फिर उनको देखेंगे हम लोग रेडिकल्स थे। लेकिन जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका ये बात आगे जाके सही होता है कि अगर आप सोसाइटी में ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो जो सोसाइटी है वो रिवोल्ट कर सकता है, वो ब्रिटिश रूल को खतरे में डाल सकता है। फिर दूसरे थे ये क्रिटिकल अप्रोच वाले। इन लोगों का क्या था, सिंपल सा बात था कि जो इंडियन सोसाइटी है वो डेकेडेंट है, वो खराब है, सड़ा हुआ है। और मे भी जब इन लोगों को धीरे धीरे जब इनको हिस्ट्री पता चलने लगा तो ये लोग बोले कि हाँ हो सकता है पास्ट में इंडिया बहुत वो था, ग्रेट था, लेकिन अब वो है वो बहुत वो हो गया है, डिके हो चुका है और ये बियॉन्ड रिडेम्पशन है। अब अगर इंडियंस एकदम बारबेरिक है और वो अनसिविलाइज्ड है और उनको अगर इंसानों की तरफ बनाए रखना है तो उसके लिए ब्रिटिश रूल का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब ब्रिटिश ही उनको इंसान बना सकते हैं, सिविलाइज कर सकते हैं। वो भी ये नहीं कि वो सिविलाइज करेंगे, उनका सिंपल था कि उसको जो सिस्टम है ना उनका, इंडियंस को एक दूसरे को मार के खा जाए, इससे बचाने के लिए जरूरी है कि ब्रिटिश रूल रहे। तो वो ब्रिटिश रूल को इस बिहाफ पे वो जस्टिफाई कर रहे थे कि तुम जो इंडियंस हो तुम लोग खुद को, तुम लोग आपस में जी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोग कास्ट है, तुम्हारा रिलीजन है, तुम्हारा लैंग्वेज है, बैरियर है, तो तुम लोग लड़ते रहते हो। और इसलिए हम लोग हैं ब्रिटिश, जो हम लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, हम लोगों को पता है कि समाज कैसे चलाना है, और इसलिए तुम लोगों को हमारा ज़रूरत है। तो ये आए क्रिटिकल अप्रोच वाले। दे लुक डाउन अपॉन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। दे बिलीव्ड इंडिया वॉज अनसिविलाइज्ड, इंडियन इंस्टीट्यूशंस करप्ट, डेकेडेंट। और उसके बाद दे दिस अप्रोच वाज यूज्ड टू जस्टिफाई द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्लेवमेंट ऑफ इंडिया, कि क्योंकि तुम लोग डेकेडेंट हो, तुम लोग, तुम्हारा जो सोसाइटी है उसमें वो विगर नहीं है और वो एकदम टायर्ड हो चुका है, वो थक चुका है, इसलिए तुम्हारा जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंस्लेवमेंट हुआ वो इसलिए हम लोग तुम्हारा कर पाए या करे हैं कि तुम लोगों के समाज में कुछ बचा नहीं है अब। फिर they argued that they were not capable of governing themselves. It was the responsibility of the British rule to from barbarism. इसको बोलते हैं white man's burden, कि ये whites का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब यूरोपियंस का, ब्रिटिश का, कि वो जो बार्बरिज्म जो इंडिया का है उसको ठीक करे, उसको एक तरह से सिविलाइजेशन के तौर पे ले जाए। फिर है रेडिकल्स। इनका ये लोग जो वेस्ट का अगर आप उस समय का पढ़ोगे तो उस समय रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन प्रोग्रेस, ये सब का बात हो रहा था कि हर इंसान अपने आप में होल है। होल है मतलब कि वो किसी का मीन्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को किसी यूज के लिए आप बना, जैसे स्लेवरी, तो स्लेवरी क्या है, स्लेव किसी का मीन्स है कुछ अचीव करने के लिए। तो बोले नहीं, जो इंसान है वो एज अ होल है, वो एज एन एंड इन इटसेल्फ है। इंसान को आप किसी का मीन्स नहीं देख सकते हो, किसी का औजार नहीं देख सकते हो। तो ये लोग बोले कि क्योंकि इंडियंस माने कि अभी उनका सोसाइटी बहुत बैकवर्ड हो गया है, बहुत डेकेडेंट है, या बहुत स्टैग्नेट हो गया है, लेकिन तब भी जो रैशनलिज्म है, उनका मानना था कि जो रैशनलिज्म के हिसाब से अगर इंडियंस को रीजन दिया जाए, उनको जो रीजनिंग का पावर, जो पाथ ऑफ रीजन है उस पर ले जाया जाए, तो जो इंडियंस हैं वो भी अच्छे से हर चीज़ को सोच समझ सकते हैं। फिर उनने बोला कि जो सोशल प्रोग्रेस है इंडियंस का वो पॉसिबल है। जो ये क्रिटिकल अप्रोच वाले थे वो क्या बोल रहे थे कि भाई तुम लोग सोशल प्रोग्रेस तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। रेडिकल्स बोल रहे थे कि नहीं, ये जो सोशल प्रोग्रेस है ना वो हो सकता है, बस ये है कि उनको मॉडर्नाइज करने का जरूरत है, उनको मॉडर्न थॉट, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन ये देंगे तो वो यूरोपियंस की तरह वो बन सकते हैं।
लेकिन ये लोग न्यूमेरिकली बहुत कम थे, और इनका कभी पॉलिसी पे कोई वैसा खास इन्फ्लुएंस हुआ भी नहीं। जो सबसे डोमिनेंट स्कूल था वो था क्रिटिकल अप्रोच। ये लोग स्टार्टिंग से ही, भले ये हेस्टिंग्स थे, एडमंड बर्ग तो वहाँ यूके में वो एमपी थे, इंडिया आए भी नहीं शायद, तो ये लोग थे ओरिएंटलिस्ट थे, लेकिन एक समय के बाद क्रिटिकल अप्रोच डोमिनेट करने लगा, जो बोल रहा था कि इंडियंस का कुछ नहीं हो सकता। अब इनका क्या हुआ कि ये जो तीनों स्कूल हैं, अब इसमें जो अभी हम लोग बात किए कि अगर ब्रिटिश जो, एक तो रूल अगर करना है ब्रिटिश को, कि इंडियंस अगर ऐसा हो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो रिवोल्ट ना करें, तो या तो आप उसको दबा के रखो कि भाई तुम मतलब आर्मी के मदद से, पुलिस के मदद से सबसे दबा के रखो, या दूसरा है कि आप उसको ऐसा बना दो कि वो एक्सेप्ट कर लें अपने आप में कि ब्रिटिश रूल अच्छा है। दूसरा जो हम लोग देखे कि ब्रिटिश को अपना गुड्स बेचना है, तो इनके पास क्या आया कि एक डायलेमा आया ब्रिटिश लोगों के पास, कि अगर वो इंडियंस को सब चीज़ सिखा दे कि भाई देखो देखो ये डेमोक्रेसी होता है, ये रूल ऑफ लॉ होता है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या इलेक्शन होता है, लोग वोट देते हैं, अगर ये सारा चीज़ सिखा देंगे तो क्या होगा, वो बोलेंगे कि भाई तुम यूके में, तुम ब्रिटेन में तो ये काम कर रहे हो, हमारे यहाँ नहीं कर रहे हो, तो निकलो यहाँ से, या हम तुम्हें निकाल देंगे। दूसरा था कि एक सर्टेन लेवल का उनको चाहिए कि वो ब्रिटिश रूल को वो एक्सेप्ट करे, और वो मॉडर्न जो उनका जो गुड्स आ रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ हमें इस चीज़ का ज़रूरत है। तो उसके कारण क्या हुआ, देर वॉज अ बेसिक डायलेमा कि while the British interest in India could not be served without some modernization, full modernization would generate forces which would go against their interest and would in the long run endanger British supremacy in the country। तो वही है कि आप उसको एक हद तक आप मॉडर्नाइज करोगे, लेकिन पूरा मॉडर्नाइज नहीं करोगे इंडियंस को। तो उसको क्या बोला गया, कोलोनियल मॉडर्नाइजेशन, कि आप सर्टेन पार्ट्स में आप उसको मॉडर्नाइज करोगे, सर्टेन पार्ट्स में आप नहीं करोगे। सर्टेन पार्ट्स में आप करोगे मतलब आप उनको उतना पढ़ाओगे कि वो क्लर्क वाले जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए, लेकिन आप उनको इतना नहीं पढ़ाओगे कि वो भगत सिंह बन जाए। आप उसको इतना सिखा दोगे कि वो आपका जो वेस्टर्न जो क्लोथ है वो परचेज कर ले, लेकिन आप उसको इतना नहीं पढ़ाओगे कि वो ये समझ जाए कि वो जो तुम ब्रिटेन से जो गुड ला रहे हो, जो कपड़ा ला रहे हो, वो जो मेरे देश में जो वो प्रोड्यूस हो रहा था उसको ख़त्म करके, मतलब हमारे हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट्समैन को ख़त्म करके तुम अपना गुड्स हम पे इम्पोज कर रहे हो। तो एक लिमिट तक मॉडर्नाइज करना है उनको। तो ये एक डायलेमा है ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ के पास। उसके बाद फिर स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर जो बाकी का पार्ट है वो हम नोट्स बना के चैनल पर डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि वो लोग तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको तो मतलब ही नहीं था कि भाई क्यों हम पैसा बर्बाद करें इनके पीछे एजुकेशन में। तो इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज मेन थे, और उसके बाद जो इनलाइटेंड इंडियंस थे वो थे। अब गवर्नमेंट कब इन्वॉल्व होता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास होता है। इसमें क्या बोलता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इसको बोलता है कि देखो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, तुमको हर साल 1 लाख रुपया ये एजुकेशन पे स्पेंड करना है, जो इंडियंस के एजुकेशन पे स्पेंड करना है। तो उसके बाद फिर वो बोल दिया कि हाँ भाई जो पैसा खर्च करना है वो करना है, लेकिन जैसा होता है कि पैसा वो बोल दिया है लेकिन वो खर्च हो नहीं रहा है, वो बस बजट में है कि हाँ होना है। 1823 में क्या होता है कि एक जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनता है कि ये जो पैसा 1 लाख रुपया खर्च होना है ये होगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे 10 साल का गैप है। 1813 में बिल आता है, एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, जो बोलता है 1 लाख रुपया खर्चा करना है। 1823 में एक कमिटी बनता है जो ओवरसी करने के लिए कि पैसा कैसे खर्च होगा। उसके बाद भी लेकिन 1835 तक पैसा खर्चा नहीं होता है। इसमें दो कारण है। पहला कि ये डिबेट उठा कि अगर हम लोग 1 लाख रुपया खर्चा करना है हम लोगों को, तो वो 1 लाख रुपया खर्चा कहाँ करें। और इंडियंस को वेस्टर्न साइंस, जो मॉडर्न जो उस समय साइंस चल रहा था वो पढ़ाएं, कि जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो पढ़ाएं। पहला डिबेट ये हो गया। दूसरा डिबेट ये हुआ कि अगर चलो मान लिए कि ए या बी कुछ पढ़ाना है हम लोगों को, या तो वेस्टर्न वाले को पढ़ाना है या इंडियन वाले को पढ़ाना है,
तो हम लोग मीडियम क्या यूज करें, इंग्लिश मीडियम यूज करें या हिंदी मीडियम या वर्नाकुलर यूज करें। तो ये डिबेट चल रहा था। अब दिक्कत क्या था कि ये जो जनरल कमिटी है ना, इसमें 10 मेंबर्स थे और ये दोनों 5-5 में ऐसे डिवाइड थे कि हाँ वर्नाकुलर में पढ़ा दो, और 5 बोल रहे थे नहीं वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाओ, वेस्टर्न साइंस पढ़ाओ, और वो बोल रहे थे कि इंग्लिश में पढ़ाओ। ऐसा डिवाइडेड था पूरा। तब 1835 में एक बंदा है मैकॉले, उसको बनाया जाता है इसका चेयरमैन या जो भी इसका हेड बना दिया जाता है। तो ये एक लाता है मैकॉलेज मिनट 1835 में। अब ये जो डिबेट चल रहा है ना, जो इसको बोलते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट। छोटा सा डिबेट है लेकिन नाम बहुत ही पॉपुलर है, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट। तो क्या हुआ कि 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ, 1823 में जनरल कमेटी बना। जनरल कमेटी डिवाइड हो गया दो चीज पे कि वेस्टर्न साइंस पढ़ाओ, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाओ। आधा बोला कि नहीं इंडियन जो लर्निंग है वो पढ़ाओ और वर्नाकुलर में पढ़ाओ। तो उसके बाद ये डिवाइडेड थे। 12 साल बीत गया, पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ। 1835 में आते हैं मैकॉले, इनको बनाया जाता है हेड। उससे वो बोलते हैं कि भाई जो भी पैसा है 1 लाख रुपया वो खर्च होगा वेस्टर्न साइंस पढ़ाने में, और मेरा मीडियम क्या होगा तो इंग्लिश होगा। It supported Western education over traditional Indian learning and decided that English should be medium of instruction. तो ये अब इन्होंने क्या सोचा कि कुछ लोगों को सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडियन, सर्टेन नंबर ऑफ इंडियंस को हम पढ़ा देंगे और फिर उससे बाकी लोग पढ़ते जाएंगे। तो इसको बोला गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। सोचिए कि एक कप सजाया हुआ है, ढेर सारा 10 कप है, उसके ऊपर फिर 7-8 कप है, फिर ऐसे पिरामिड टाइप बना हुआ है। आप पहले वाले कप को पोर करते हो, उसको भर देते हो, उससे फिर गिरते 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 सारा कप नीचे तक भरता है। ये हुआ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कि आप कुछ इंडियंस को लेते हो, उसको पढ़ा देते हो वेस्टर्न साइंस और उसको पढ़ा देते हो इंग्लिश में। तो ये अंग्रेज मान रहे थे कि ये जो कुछ लोग हैं ये कुछ और को पढ़ाएंगे, फिर वो कुछ और को पढ़ाएंगे, फिर वो कुछ और को पढ़ाएंगे, और ऐसे करके पूरा जो इंडिया है वो अपना पढ़ लेगा। लेकिन ये कुछ काम किया नहीं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तब आया 1854 में वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच क्या बोला कि आप 3 टियर लैंग्वेज पॉलिसी लाया कि जो प्राइमरी है उसमें आप वर्नाकुलर यूज करो, जो सेकेंडरी है उसमें आप एंग्लो वर्नाकुलर मतलब दोनों यूज करो, और हायर एजुकेशन कॉलेज सब में आप इंग्लिश यूज करो। फिर बोला कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को बंद करो और जो मास का जो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स है, जो मास एजुकेशन है, उस पर तुम फोकस करो। और बोला कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करो और उसके बाद जो कॉलेजेस होंगे वो उसको अफिलिएशन लेंगे। तो ये इतना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट, मैकॉलेज मिनट और वुड्स डिस्पैच, ये इतना बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो इंग्लिश का फिर डेवलपमेंट है जो 1947 तक, वो नोट उसमें कुछ है नहीं, खास नहीं है। बस उसमें है कि हाँ ये कमेटी बना, उसने ये रिकमेंडेशन दिया, फिर ये कमेटी बना, उसने ये रिकमेंडेशन दिया, ये एक्ट आया, उस एक्ट के अंदर ये था। तो वही सब, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो बस लिख के हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो यूपीएससी पूछेगा कि मतलब ये भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि ये पूछेगा नहीं, लेकिन जो यूजुअली जो मेंस में जैसा उसका पैटर्न रहता है कि ब्रिटिश चाहते क्यों थे कि जो इंडियंस को है वो एजुकेट करे। तो सबसे पहला था टू कट डाउन ऑन इट्स एक्सपेंडिचर। क्या चीज़ का एक्सपेंडिचर? तो अगर सोचिए कि वो इंग्लैंड से लोग लाते हैं अपना क्लर्क का काम करने के लिए, बही खाता बनाने के लिए, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा लेता वो। तो उन्होंने सोचा कि इंडियंस को थोड़ा बहुत एजुकेट कर दो, उनको बता दो कि कंपनी ऐसे ऐसे काम करता है, उसका ये लिखना है, वो कर देंगे क्लर्क का काम, तो सस्ते में हो जाएगा। तो सबऑर्डिनेट पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश बिजनेस कंसर्न को मैन करने के लिए वो एजुकेट करना चाह रहे थे। दूसरा कि जो एजुकेटेड, जो जैसे जब फिल्ट्रेशन थ्योरी ये लोग अपना कर रहे थे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, तब उसके पहले भी कुछ लोग एजुकेटेड थे। मतलब जब ये ओरिएंटलिस्ट ये डिबेट, जैसे राजा राम मोहन रॉय,
ये इनका जो एजुकेशन है वो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस ये जानते थे, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबिक, जो संस्कृत। तो ऐसे जो लोग थे जिन्होंने खुद से एजुकेशन, ये पटना में पढ़े थे, पटना में भी पढ़े थे। तो ये ऐसे लोग जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, या ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था 1813 के चार्टर एक्ट से, उसके पहले ये लोग इलीगली इंडिया आते थे। और जो ऐसे ऑफिशियल जो हम लोग बोले कि जैसे रेडिकल्स जो थे, जो ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स हैं, वो लोग एजिटेट कर रहे थे कि भाई तो इंडिया को एजुकेट करना जरूरी है। फिर इनको क्या लगा कि अगर हम एजुकेट करेंगे और उनको ऐसा हिस्ट्री पढ़ाएंगे कि उनको लगे कि जो इंडियंस हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो अच्छा है कि हम पे रूल कर रहे हैं, जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे फायदे के लिए है। तो वैसा सिलेबस बना दो और उनको वो चीज पढ़ा दो, एक तरह से प्रोपेगेंडा है। तो उसके कारण ये बोल रहे हैं कि हाँ, जो वेस्टर्न जो इंडियंस हैं उसको एजुकेट करो। फिर एक बोला कि जैसा 2 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो तभी वो खरीदेंगे जब वो वैसा एजुकेटेड रहेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आप पेपर यूज करना, पेपर पे लिखना, इंडिया में अलग पेपर होता है, वो लोग अलग पेपर बना के बेच रहे हैं, उनको इंक पेन है, इंक पॉट है, जो भी ऐसा चीज है, या जो बो टाई लगाना है, टाई लगाना है, वो तभी खरीदेंगे जब वो सर्टेन वे में एजुकेटेड होंगे। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे तो रूरल एरिया में जो क्लोथिंग स्टाइल है वो अब चेंज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया से वैसा वो सोशलाइज हो रहे हैं। जब तक कोई प्लेस आइसोलेटेड रहेगा तो वो अपने कल्चर में रहेगा। अगर आपको उसको उसको अपने कल्चर में डालना है तो आप उसको अपने तरह पढ़ाओ, अपने तरह जो जो उसका थिंकिंग है वो उसको कंट्रोल कर लो। तो वही वो सोच रहे थे कि ऐसा करके। तो पहला था कि वो अपना गुड्स बेचना चाह रहे हैं, दूसरा है कि वो अपना खर्चा घटा रहे हैं क्लर्क पे, और तीसरा है कि वो ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, और चौथा है कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो लोग का डिमांड था। फिर उसका क्रिटिसिज्म या उसका ड्रॉबैक्स क्या है या लिमिटेशंस क्या है या क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। तो पहला है कि वो नेग्लेक्ट किए मास एजुकेशन को। वो ऐसा नहीं है कि वुड्स डिस्पैच आ गया तो एकदम सब बढ़िया होने लग गया और वो स्टूडेंट्स पूरा पढ़ने लग गए। नहीं, वो तब भी मास एजुकेशन, उसके बाद भी वो नेग्लेक्टेड ही था। फिर एक गल्फ इमर्ज बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड इंडियंस। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ना, वो मेरे को 1857 का रिवोल्ट लगता है कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को, और जो अनएजुकेटेड मासेस हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वो लोग सक्सेसफुल हुए जो इंग्लिश थे, कि इनको ऐसा एजुकेशन दो कि ये ब्रिटिश रूल को वो करने लगे, जस्टिफाई करने लगे, एक्सेप्ट करने लगे। फिर यही है कि एजुकेशन कुड नॉट स्प्रेड अमंग द मासेस। क्यों? ये देखिए, ये मास एजुकेशन पे फोकस नहीं किया इसलिए, और दूसरा है कि ये इंग्लिश में पढ़ा रहे थे इसलिए मासेस में नहीं फैल पाया। फिर हाई कॉस्ट, उसके कारण जो अपर क्लास है, वही जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, मनी लेंडर्स है, वही सब पढ़ पाए। फिर गर्ल एजुकेशन तो पूरा ही नेग्लेक्ट हो गया। इसमें 2 कारण था। एक तो उनको लगा कि ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन होगा, और दूसरा है कि जो एजुकेटेड गर्ल्स है वो ब्रिटिश रूल के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में क्या आएंगे। मतलब ठीक है, मर्दों को तो हम क्लर्क बना देंगे, औरतों को हम पढ़ा देंगे, वो तो काम करने थोड़ी आएंगे, वो तो ये समाज ही नहीं करने देगा। और एक और ये कारण है इसका क्रिटिसिज्म, ये इसका नहीं है कि जो इंडियंस थे वही नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियां पढ़ें उस समय, अब तो चाहती हैं। नेग्लेक्ट ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन, कि जैसे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल दिया पूसा में, तो वैसा ही जो प्रॉपर डॉक्टर्स बना सके, इंजीनियर्स बना सके, वो एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था। फिर जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग था और इंडियन लैंग्वेजेस था वो लॉस हुआ, क्योंकि सब इंग्लिश पढ़ने लग गए। तो जो लिटरेचर क्रिएट होता ट्रेडिशनल लैंग्वेज वर्नाकुलर्स में, वो सब नहीं होने लगा। फिर लोअर कास्ट लोग बेनिफिट नहीं किए। इसमें इंडियंस का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब अंग्रेजों ने स्कूल खोल दिया और उसमें सारे ब्राह्मण के बच्चे आ गए। अब उसमें एक दलित का बच्चा आ गया कि भाई पढ़ो। अंग्रेज लेके आ गए, क्रिश्चियन मिशनरी वाले लेके आ गए कि हाँ तुम भी बैठ के पढ़ो। अब सारे वो माँ बाप आके उठ उठ के आ गए कि हमारा धर्म धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसको निकालो यहाँ से।
तो अब वो इंग्लिश जो भी है वो सोचेगा कि यार यहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक बच्चे के कारण वो सबका लॉस होगा, तो एक बच्चे को, दलित को हटा दो। फिर मुस्लिम्स डिड नॉट बेनिफिट, ये भी इसलिए है ना कि जो ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो इंग्लिश जिसको हटाए वो मुसलमान थे। उस समय मुस्लिम्स का रूल था। ये ऐसे मतलब ये एब्सर्ड है ये बात कहना कि मुस्लिम्स का रूल था, क्योंकि वो उसमें हिंदूज भी उतना ही पार्ट थे उस रूल के। तो जो भी जो रूलर, उसमें ये आर्ग्यूमेंट है कि मुस्लिम्स को हटाया गया, तो मुस्लिम्स में एक एप्रीहेंशन था इंग्लिश को लेकर। एप्रीहेंशन मतलब डर था। तो ये बेसिकली है इनका ब्रिटिश का सोशल और कल्चरल पॉलिसी। इसमें ओरिएंटेड, ये क्यों ज़रूरी हुआ ये अप्रोच हम लोगों को समझना। पहला ये है कि वो लोग आए, उन्होंने देखा कि ये क्या नया समाज है, नया सोसाइटी है, इसमें नई चीज़ें हैं, तो उनको हुआ कि इसको कैसे समझा जाए, या इसको रिएक्ट कैसे किया जाए, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाए। तो उसके लिए अलग अलग अप्रोचेज आए। ओरिएंटलिज्म आया, क्रिटिकल अप्रोच आया और रेडिकलिज्म आया। फिर हुआ कि जो गुड्स है हमारा, उसको अगर हमको बेचना है तो शायद इन लोगों को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा थोड़ा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन फिर उनको लगा कि यार अगर ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे तो ये डेमोक्रेसी डिमांड करने लगेंगे, तो इनको कुछ लिमिट में ही मॉडर्नाइज करो। उसके बाद फिर स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में एक 1813 में 1813 में चार्टर एक्ट आया। उसने बोला कि भाई 1 लाख रुपए तुम खर्च करोगे। उसमें वो 1823 तक उसमें कुछ नहीं हुआ, वो पैसा पड़ा रहा। उसके बाद फिर वो कमेटी बनता है, वो कमेटी में भी डिबेट होने लगा, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट, जिसमें एक तरफ था कि उसको उनको साइंस पढ़ाएं कि वर्नैकुलर जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो पढ़ाएं, इंग्लिश में पढ़ाएं कि वर्नैकुलर में पढ़ाएं। फिर आते हैं हमारे मैकॉले, वो बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे और सारा वेस्टर्न साइंस पढ़ाएंगे। वेस्टर्न साइंस इन द सेंस कि सारा मॉडर्न जो वेस्टर्न लिटरेचर है, फिलॉसफी है, साइंस है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो भी वो वेस्ट में जो चल रहा है वही पढ़ाएंगे। फिर 1854 में आता है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच में बोलता है कि भाई तुम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को बंद करो और मास एजुकेशन पे ध्यान दो, यूनिवर्सिटी खोलो, और जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ वर्नाकुलर में, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाओ एंग्लो वर्नाकुलर में, और हायर में मतलब कॉलेज एजुकेशन में पढ़ाओ इंग्लिश में। फिर ब्रिटिश क्यों एजुकेट करना चाह रहे थे, तो अपना एक्सपेंडिचर कट करने के लिए। उसके बाद फिर कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ये हो गया, ये हमारा 2 टॉपिक हो गया आज। पहला हो गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हो गया ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। अब अगला टॉपिक है ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसी एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। कमर्शियल पॉलिसी क्या है ब्रिटिश का, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा फर्स्ट स्टेज, उसमें होगा 1600 से 1757, फिर 1757 से 1813, फिर 1813 से उसके आगे चलेगा, और जो यूजुअली चेंज नहीं हुआ, फिर एक देखेंगे फाइनेंस कैपिटल। वो अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, वो जब अपलोड करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। जो जब आया ब्रिटिश, जब आए पहला बार, जब ये बना 1600 में, उसके बाद इंडिया आए, फिर ट्रेडिंग राइट्स लिए, फिर धीरे धीरे इनका जो उस समय मेन क्या था कि इंडिया से गुड्स खरीदो और इंग्लैंड में जाके बेचो, सिंपल था। और ये बहुत प्रॉफिट कमाते थे। इंडिया का जो गुड्स था वो वहाँ से यहाँ आने में और फिर यहाँ से वापस जाने में जितना कॉस्ट लगता था, उससे भी ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता था। तो 1600 से 1757 तक यही चलता रहा कि वो आते थे केप ऑफ गुड होप से होकर के, और उसके बाद गुड्स खरीदते थे इंडिया में और चले जाते थे, वहाँ जाके बेचते थे। और बीच में फिर जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे अपना, जो इनलैंड होता था। उसके बाद फिर आता है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। यहाँ पे एक मेजर चेंज होता है, वो है कि इनको पॉलिटिकल पावर मिल जाता है। मीर जाफर को ये बना देते हैं नवाब, और इनको मिल जाता है पॉलिटिकल पावर। ये पूरा दस्तक का मिसयूज करने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये अब जो आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको डिक्टेट करने लगते हैं। क्या डिक्टेट करते हैं? सबसे पहला कि वो केवल इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ ही केवल ट्रेड करें, उनको ही अपना सामान बेचेंगे। तो सबसे पहला तो ये हुआ। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल है उसको मोनोपोलाइज कर लिया कि अगर कोई भी जैसे कॉटन का कोई क्लोथ बनाना है तो कॉटन उसका रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल को उन्होंने अपना मतलब एक तरह से मोनोपोलाइज कर लिया कि हम ही सप्लाई करेंगे तुमको।
तुम किसी और से नहीं खरीदोगे रॉ मटेरियल। और जो गुड्स है जो तुम मेरे को बेचोगे वो हम खरीदेंगे कम दाम पे, और जो रॉ मटेरियल हम तुमको देंगे उसको हम बेचेंगे ऊंचे दाम पे। तो दाम भी हम तय करेंगे, और तुम केवल हमसे ही ट्रेड कर सकते हो, तुम हमको ही सेल करोगे सामान। बाकी जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स हैं, उनको तुम अपना सामान नहीं बेचोगे। तो वो एक मेजर चेंज आया 1757 में। उसके बाद क्या होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसमें क्या मिलता है इनको, दीवानी ऑफ इलाहाबाद, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब वहाँ के जो वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी चलाते हैं, वो बोले कि भाई अब हम लोग तुमको सामान के लिए पैसा नहीं भेजेंगे, तुम लोग अब जो दीवानी से जो तुमको पैसा मिल रहा है उसका पैसा तुम यूज करो और सामान खरीदो और इंग्लैंड भेजो। तो ये ऑब्वियस बात है कि उसके बाद फिर हम लोग देखें कि डुअल जो रूल गवर्नमेंट इन बंगाल था उसका क्या हाल हुआ। लेकिन जो कमर्शियल पॉलिसी था उसमें ये चेंज आया। पहला 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसको वो मिल गया, जो पॉलिटिकल पावर है, मतलब इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि नवाब उनका है, तो वो खरीद भी रहे हैं अपने दाम पे, और जो रॉ मटेरियल है वो भी अपने मन के दाम पे दे रहे हैं उसको। फिर दीवानी मिलता है तो वो जो पैसा आ रहा है उससे वो खरीद रहे हैं सामान और इंग्लैंड भेज रहे हैं। ये दूसरा चेंज आया 1757 से 1813 में। अब 1813 में क्या होता है कि चार्टर एक्ट आता है। उसके पहले इंग्लैंड में क्या होता है कि जो 1750 1760s में वहां पे होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि जो वहां पे, जैसे इंडिया में जो प्रोडक्शन मेथड था कि हाथ से वो काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट बोल रहे हैं उसको, सेम चीज वहां भी था। लेकिन वहां पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो जो हैंडीक्राफ्ट्स जो आर्टिजन्स थे उनका खत्म हो जाता है काम, और प्रोडक्शन होने लगता है फैक्ट्रीज में, और मास प्रोडक्शन होता है। अब वहां के फैक्ट्रीज को चाहिए एक वो मार्केट। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट में लिखा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स तुम इंडिया ले जाओगे ब्रिटेन से और बेचोगे यहाँ पे इंडिया में। और चार्टर एक्ट में ये कर दिया कि जो मोनोपोली है ब्रिटिश का उसको खत्म कर दिया, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है तुमको इंडिया से गुड्स लाके बेचना है वहां पे, इंग्लैंड में अगर बेचना है तो तुम करो वो काम, लेकिन अब केवल तुम नहीं करोगे ट्रेड। अब अगर इंग्लैंड से किसी को लाके बेचना है तो वो भी बेच सकता है। उसके पहले क्या होता था कि कोई भी जो होगा ट्रेड, चाहे इंग्लैंड से प्रोडक्ट आएगा इंडिया, चाहे इंडिया से प्रोडक्ट जाएगा ब्रिटेन, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होगा। अब कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया कि तुम अपने शिप में भी लेके जाओगे कुछ इनका सामान, और इनका जो तुम्हारा जो मोनोपोली है उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। तुम सारा सामान जो इनको अगर अपने शिप में भेजना है, जैसे भी भेजना है, वो इंडिया में जाकर के बेच सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट और जो क्राफ्ट्समैन है वो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। वो हम लोग फिर देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल में। इतने दूर में यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक आता है फाइनेंस कैपिटल। फाइनेंस कैपिटल क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि कैपिटल एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कंपनीज, और वहां पे कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहा है। लेकिन उस कैपिटल को हम इन्वेस्ट कहाँ करें? आपके पास पैसा है, आप सोचोगे पैसे से और पैसा हो जाए तो क्या करोगे? जाके स्टॉक मार्केट में लगा दोगे। स्टॉक मार्केट से और कमा लिए तो और क्या करोगे? तो चलो एक और कंपनी खरीद लेते हैं। लेकिन एक लेवल के पास आपके पास इतना पैसा आ गया है कि आपके पास पता नहीं आपको कि अब करना क्या है, आपका पूरा मार्केट सैचुरेट हो चुका है, तो आप दूसरा एवेन्यू ढूंढोगे इन्वेस्टमेंट का। तो वो उनको मिला इंडिया में। वहां से इन्वेस्ट करने लगे पैसा, वहां से पैसा लाने लगे। पहले गुड्स ला रहे थे, अब वहां से पैसा लाने लगे और इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है रेलवेज का। रेलवे में इन्होंने क्या किया कि तुम आओ, हम लोगों को यहाँ पे रेलवे बनाओ, और तुमको अगर लॉस भी होता है तो भी तुम्हारा जो कैपिटल जो लगा है उस पर हम लोग एनुअली 5% रिटर्न देंगे। अभी पैसा आएगा कहाँ से? तो इंडिया से, जो इंडिया का रेवेन्यू आ रहा है वहां से तुमको हम दे देंगे। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज खुले, या जो बैंकिंग जो बैंक्स खुले, जो जिनके ओनर्स यूरोपियंस थे, वो लोग, और ढेर सारा कंपनी खुला यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर भी करने लगा और यहीं पे बस गया। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ इसको बोलते हैं फाइनेंस कैपिटल। ये यूजुअली स्टार्ट होता है 1813 1840s 50s के बाद। खास करके जो इसको टाइमलाइन दिया जाता है वो 1870s के बाद, उसको न्यू इंपीरियलिज्म बोलता है।
वो हर जगह हुआ था, इंडिया में भी वही हुआ है कि गुड्स को हटा करके अब हम उसको फाइनेंस मतलब कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 3 स्टेज है। पहला है 1600 से 1757, उसमें कुछ नहीं है, बस इंडिया से सामान खरीदो, यूरोप में बेचो या इंग्लैंड में बेचो, ब्रिटेन में बेचो। दूसरा है 1757, वो बैटल ऑफ प्लासी से उनको पॉलिटिकल पावर आता है। वो बोलते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, जो आर्टिजन्स हैं, कि तुम हमसे ही खरीदोगे और जो फिनिश गुड्स है वो तुम हम ही को बेचोगे। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, उनको दीवानी राइट्स मिल जाता है। दीवानी राइट से क्या होता है कि जितना भी पैसा तुमको मिल रहा है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के रॉ मटेरियल से, लैंड रेवेन्यू से, उससे तुम सामान खरीदो और हमको बेचो। 1813 में चार्टर एक्ट आता है, उसका मोनोपोली खत्म कर दिया जाता है। बोलते हैं कि अब जो ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो इंडिया में जाकर के वो बेच सकते हैं अगर वो चाहें तो। अब इसमें दो चेंज हुआ यहाँ पे 1813 ऑनवर्ड्स में। पहला ये कि इंडिया बन गया मार्केट ब्रिटिश गुड्स के लिए। पहले सोचिए कि ब्रिटेन एक मार्केट था इंडियन गुड्स के लिए, क्योंकि इंडिया से गुड्स जा रहा था ब्रिटेन और वहां बिक रहा था। अब क्या हो गया कि ब्रिटेन से गुड्स आ रहा है इंडिया और इंडिया में सेल हो रहा है, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में बिक रहा है, तो इंडिया एक मार्केट हो गया। दूसरा कि मैन्युफैक्चर होना है ब्रिटेन में और उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो इंडिया से। तो इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदो, इंग्लैंड में लेके जाओ, ब्रिटेन में गुड्स मैन्युफैक्चर करो और इंडिया में लाके बेचो। इसको क्या बोला गया? कॉलोनियल रिलेशन। एक इंडिया और जो ब्रिटेन है उसमें एक प्रॉपर कॉलोनियल रिलेशन बन गया कि इंडिया एक रॉ मटेरियल का वो मार्केट बन गया, रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया, और ब्रिटेन बन गया इसका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सप्लायर। Now India was to become a market for finished products of British industries and a supplier of raw material for the British industries. उसके बाद देखिए हम लोग क्या, फाइनेंस कैपिटल। उसमें जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, अब सामान को छोड़ दीजिए, सामान हो गया, अब जो बेचना था बेच लिया, अब हम लोग कैपिटल लेके आएंगे। तो कैपिटल में क्या ला रहे हैं? तो पहले तो रेलवेज में इन्वेस्ट किया, फिर इंश्योरेंस, बैंकिंग, हर एक सेक्टर में उसको ब्रिटिश कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि जब मॉडरेट्स आते हैं तो उनका एक इम्पॉर्टेंट वो था, एम था कि जो ब्रिटिश कैपिटल है उसको इंडिया से हटाओ और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करो इंडियन कैपिटल से। तो ये इनका कमर्शियल पॉलिसी है। देखिए सब टॉपिक छोटा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तुरंत खत्म हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है वो हम लोग वो कैसे करेंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसमें फिर एक टॉपिक जो इंक्लूडेड नहीं है वो फिर आप नोट्स जब मिलेगा तो उसमें हो जाएगा, वो था इजारादारी सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम। अब देखिए क्या हुआ कि दीवानी राइट मिल गया। तो पहले इन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जो इंडिया के जो सिस्टम चला आ रहा था कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसको बोला कि ठीक है भाई तुम ही कलेक्ट करो, अल्टीमेटली मेरे पास आना चाहिए। जो नवाब के पास जाना था वो अब मेरे पास आएगा क्योंकि दीवानी मेरे पास है। तो धीरे धीरे ये लोग क्या किए कि चलो अभी फॉर एग्जांपल इस साल 100 रुपये आना था, क्योंकि असेसमेंट होता है और उस हिसाब से रेवेन्यू तय होता है। उसको बोल दिया कि नहीं इस बार मेरे को 100 रुपये नहीं चाहिए, तुम 120 रुपये ला के दो। अब वो क्या करेगा? जो ऑलरेडी जो वो कलेक्ट कर रहा है रेवेन्यू को, वो जाएगा वो किसान को मारेगा पीटेगा और उसको बोलेगा कि भाई तू तेरा 2 रुपये बनता था, तू अभी 3 रुपये दे मेरे को। तो इस तरह से वो चल रहा था, ये चला कुछ साल। उसके बाद ये जो वेरेन हेस्टिंग्स था इसने क्या किया, ये लाया फार्मिंग सिस्टम या इसको बोलते हैं इजारादारी सिस्टम। इसने क्या किया कि जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का राइट है उसको बेच दिया, उसको ऑक्शन किया। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मतलब अभी जमींदार लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसने बोला कि जमींदार लोग अब हटेंगे, अब हम जिसको बोलेंगे कि ये कलेक्ट करेगा लैंड रेवेन्यू वही कलेक्ट करेगा। कलेक्ट कौन करेगा? तो उसने ऑक्शन किया कि ठीक है जो हाईएस्ट जो बिडिंग अमाउंट दे देगा, कि किसी ने बोला कि भाई हम इस साल 100 रुपये ला के लैंड रेवेन्यू दे देंगे, किसी ने बोला 102 रुपये ला के दे देंगे, किसी ने बोला 105 रुपये ला के दे देंगे। तो वो 105 वाले को चला गया राइट कि अब तुम कलेक्ट करोगे।
अब उसको क्या है कि एक तो पहला तो वो 105 रुपये निकालेगा कि मेरे को ये अंग्रेज को जो दिए हैं, जो बिडिंग में हम उसको पे किए हैं, वो 105 रुपये मेरे को चाहिए। दूसरा, वो सोचेगा कि जब मेरे को इतना वो ऐसे तो वो करेगा नहीं कि उसको प्रॉफिट चाहिए कुछ, तो वो उसके ऊपर जाएगा कि भाई मेरे को पेजेंट से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेरे को लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है। एक और चीज़ हुआ कि फॉर एग्जांपल जो लैंड रेवेन्यू बनता था, जो जेन्युइन अगर रेट में निकाले तो 100 रुपये था, लेकिन किसी ने बोल दिया 102 रुपये, 103 रुपये, 105 रुपये। तो अब वो जीतने के लिए कि मेरे को राइट मिल जाए, ये जीत उसके कारण जो लैंड रिवेन्यू जो कलेक्शन का वो असेसमेंट है वो इन्फ्लेट होता गया। और ये सारा प्रेशर पड़ा पेजेंट्री पे कि पहले तो ब्रिटिश जो आए, जब इनको दीवानी मिला तो ऐसे ही बढ़ा दिया कि भाई मेरे को अब ज़्यादा चाहिए लैंड रेवेन्यू। उसके बाद उसने ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन और ज़्यादा रेट पे हुआ, तो जिसने ऑक्शन जीता, जिसने जो बिडर था उसने जाके फिर एक्सट्रैक्ट किया, और इतना ये बिडिंग होने लगा कि ओवरऑल इसको जो पेजेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। तो उसमें फिर 1793 में इंट्रोड्यूस होता है परमानेंट सेटलमेंट। ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। आप लोग याद रखते जाइए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया है। फिर परमानेंट सेटलमेंट आता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इस पहले इसको इंट्रोड्यूस करता है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। उसके बाद फिर ये मद्रास में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास और वाराणसी में इंट्रोड्यूस होता है। पहले क्या था कि जो जमींदार है उसको, उसका अपना एक लैंड है, ठीक है, उसके पास कुछ होगा, 10 बीघा 50 बीघा जमीन होगा, उसमें से उसको वो आता है, वो उसका पर्सनल इनकम है कि उसमें उसका जो किसान होगा वो खेत करता है, बेसिकली वो उसका लैंड है पर्सनल कैपेसिटी में। दूसरा वो जमींदार है। जमींदार है मतलब 500 बीघा, 700 बीघा, 1000 बीघा में जितने किसान हैं, वो लोग जो लैंड रिवेन्यू वो पे करेंगे वो उस जमींदार को पे करेंगे। उस जमीन उसका नहीं है, वो बस लैंड रिवेन्यू उसको पे करेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ा देगा, उसके ऊपर कोई बड़ा जमींदार होगा या उसके ऊपर दीवान होगा, वो उसको पैसा दे देगा। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो जितना लैंड है, मतलब ठीक है तुम्हारे पास तो 50 बीघा है, उसके बाहर जो तुम 100 बीघा, 150, 200 बीघा से जो तुम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को दे रहे थे, वो सारा लैंड तुम्हारा है। अब उसको बना दिया ओनर ऑफ द लैंड। तो जब ये ओनर बन गया तो जो कल्टीवेट कर रहा था वो क्या बन गए, वो बन गए टेनेंट्स एट विल। टेनेंट्स एट विल मतलब कि उनको जब भी मन वो हटा सकता है। मतलब जो जमींदार का फॉर एग्जाम्पल जो पर्सनल लैंड है उसमें कोई काम कर रहा है, जमींदार को जब मन होगा वो हटा देगा। तो ये टेनेंट्स एट विल बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसको जब चाहे हटा सकता है। अब लेकिन इसमें सिस्टम क्या था कि जमींदार भी तो एक किसी को देगा लैंड रेवेन्यू, जो पहले दीवान को देता, अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि देखो परपेचुइटी में हमेशा के लिए हम लोग तुम्हारा जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स कर दे रहे थे कि तुमको इतना लैंड रेवेन्यू हर साल मेरे को देना है। वो कितना होगा, जो लैंड रेवेन्यू उसने फिक्स कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उसने बोला कि जैसे जितना भी हमने फिक्स किया है ना, उसका जो 10/11 हिस्सा होगा वो तुम मेरे को दोगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। और जो 1/11 हिस्सा है वो तुम रख लोगे। मतलब अगर 11 रुपया लैंड रेवेन्यू है तो 10 रुपया तुम मेरे को ला के दो और 1 रुपया तुम अपने पास रख लो। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश को एक फिक्स हो गया कि हाँ मेरे को इतना लैंड रेवेन्यू तो हर साल आना है। क्योंकि उसके पहले क्या हो रहा था कि बिडिंग हो रहा था, किसी साल बिड आया कि ठीक है 105 रुपये दे देंगे, किसी साल फिर वो इजारादार लोग देखे कि नहीं इस बार नहीं करना, तो 95 रुपये का हाईएस्ट बिड गया। तो वो बोले कि नहीं अभी फिक्स हो गया कि 100 रुपये हर बार तुमको मेरे को दे देना है, उसमें जो 10/11 हिस्सा है वो मेरे को दोगे। 100 रुपये का रेवेन्यू तय कर दिया मैंने कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से हर साल मेरे को 100 रुपये रेवेन्यू चाहिए। उसका कौन करेगा, तो जमींदार करेगा, जो ऑलरेडी कलेक्ट कर रहा था। वो अब तुम्हारा लैंड है, उसमें से तुम 10/11 मेरे को ला के दो और 1/11 खुद रख लो। तो टेनेंट्स बन गए टेनेंट्स एट विल। लेकिन हुआ क्या, अब ये टेनेंट्स एट विल कब बने और ये जमींदार का क्या हुआ। जमींदार को बोला गया कि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन मेरे को पैसा चाहिए, ब्रिटिश ने बोला, और अगर तुम नहीं लाओगे पैसा, उस दिन मेरे को पे नहीं करोगे, तो जो भी तुम्हारा जमींदारी है वो हम बेच देंगे किसी को।
मतलब फिर उसका वो पर्सनल लैंड पे नहीं अप्लाई होगा, वो उसका जो जमींदारी है, मतलब वो जो 150-200 बीघा से जो वो कलेक्ट करता जमींदारी, 100 रुपए या जितना भी, वो राइट हम किसी को भेज देंगे। ए एक जमींदार है, उसको 30 अक्टूबर को पैसा देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 30 अक्टूबर को वो फेल कर जाता है कि भाई मेरे पास हम कलेक्ट ही नहीं कर पाए, 100 रुपये नहीं हो पाया मेरे पास, ये 100 का जो 10/11 हिस्सा होगा। तो उसके बाद 1 तारीख को क्या होगा कि उसका जमींदारी बेच दिया जाएगा। अब वो बेचेगा किसको? जो वो ऑक्शन में वो जाएगा कि भाई मेरे को बेच दो, तो उसको मिल जाएगा। टेनेंट्स का क्या है कि जमींदार उसको बोलेगा कि देख भाई 30 अक्टूबर को मेरे को देना है, तो 20 अक्टूबर को तू मेरे को लाके दे दे सारा पैसा। 20 अक्टूबर को अगर तू नहीं देगा तो 21 अक्टूबर को तेरा लैंड हम बेच देंगे जो तेरे कल्टीवेशन के अंडर है। तो ये हुआ परमानेंट सेटलमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स वर मेड द ओनर्स ऑफ लैंड इन देयर जमींदारी। द राइट ऑफ ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। हेरिडिटरी मतलब कि अभी जिसके पास जमींदारी है, पहले होता था कि जो जमींदार है वो राजा के बेसिस पे, वो जमींदार है ठीक है, राजा को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरे को जमींदार बना दिया। ऐसा होता नहीं था, वो ट्रेडिशनल चला आता था। अब उसको बोल दिया कि अब ये इसका जमींदारी है, वो उसका बेटा होगा तो उसके पास चला जाएगा, फिर उसका बेटा के पास चला जाएगा। और वो पार्टीशन भी हो सकता है कि भाई जो बेटा है, 2 बेटे हो गए तो इतना जमींदारी इसको दे दिया, इतना जमींदारी इसको दे दिया। फिर कल्टीवेटर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स। दे वर डिनाइड एनी कस्टमरी राइट्स। कस्टमरी राइट्स क्या होता था कि जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जब फ्लड आ जाता था या कोई ड्रॉट आ गया तो उनका जो वो है, जो लैंड रेवेन्यू का उसका डिमांड है, उसको या तो कम कर दिया जाता था या उसको माफ कर दिया जाता था। तो उस चीज को खत्म कर दिया गया कि भाई अब तेरे पास कोई कस्टमरी राइट नहीं है, 20 तारीख को पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। फिर 10-11 जाएगा ब्रिटिश के पास, 1-11 जाएगा जमींदार के पास। और जो पे करना है उसको परपेचुइटी में फिक्स कर दिया, लेकिन दे वर फिक्स्ड आर्बिट्रेरली एंड एट वेरी हाई रेट्स। और अब देखिए एक ये वाला पॉइंट मिस कर गए हम कि एनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम लैंड ओइंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वुड एक्रू टू द जमींदार। इसका क्या मतलब है कि अभी अगर किसी लैंड से आना है, जो भी लैंड रेवेन्यू है वो किस बेसिस पे आता है कि लैंड का प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 क्विंटल आ रहा है तो तेरे को एक्स अमाउंट देना है, लेकिन अगर वो 110 क्विंटल आ जाए तो उससे लैंड रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जो ब्रिटिश है उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया परपेचुइटी में, तो जमींदार उसको बोलेगा कि ये जो एक्स्ट्रा जो भी तूने उगाया है वो मेरे को दे दे, वो देना ही पड़ेगा। तो ये जाता जमींदार को जो भी एक्स्ट्रा वो प्रोडक्शन होता। In case of failure of rent payment, the tenant could be evicted from his land. There was no security of tenure for him. In case of zamindar, in case the zamindar failed to pay the revenue to the British on time, he could also be removed and the zamindar is sold to the highest bidder. अब एक चीज आप लोग, एक टर्म आप लोग जो अगर नोट्स पढ़ेंगे जब तो कंफ्यूजन होगा कि एक जगह यूज किया हुआ है टर्म रेंट और एक जगह पे यूज किया हुआ है रेवेन्यू। ये क्या चक्कर है? देखिए रेंट आप किसको दीजिएगा? आप जिससे, जैसे आप अगर घर ले रहे हैं, आपका घर नहीं है, आप किसी और के यहाँ लेते हो तो आप क्या दोगे? रेंट दोगे। तो क्योंकि जो लैंड है वो मान लिया गया है कि वो जमींदार का है, तो जो टेनेंट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स है, वो अब जमींदार के जमीन पे काम कर रहा है तो वो रेंट देगा। लेकिन जमींदार जो अंग्रेजों को देगा वो रेवेन्यू देगा, लैंड रेवेन्यू देगा। इसलिए एक जगह जहां भी टेनेंट या कल्टीवेटर पे करेगा जमींदार को वो रेंट कहलाएगा, और जो रेवेन्यू जो जमींदार अंग्रेजों को देगा वो कहलाएगा रेवेन्यू। अब क्रिटिकल एनालिसिस इसका क्या है कि जो ट्रेडिशनली क्या होता था कि बोला जाता था कि जैसे पूरा साम्राज्य जितना है उसमें जितना भी लैंड है वो राजा का होता था, लेकिन वो थ्योरी था। प्रैक्टिस में क्या होता था कि जो कल्टीवेटर है ना उसका जो लैंड है, जैसे किसी गांव में पहले ऐसा नहीं, माइग्रेशन और ये सब बहुत कम था या ना के बराबर था, तो जो लैंड अब एक पुश्त से चले आ रहा है, जनरेशन से चले आ रहा है, वो उसी फैमिली में है। उसका बेटा कल्टीवेट किया, फिर उसका बेटा कल्टीवेट किया, फिर उसका बेटा का बेटा का बेटा कल्टीवेट किया, तो ये चला आता था। अब जो लैंड है वो बिकता नहीं था। जो जैसे
जो विलेज पंचायत होता था उसका कंट्रोल होता था। उसको पता था कि हाँ ये लैंड इसका है, कोई ऐसा लिखा लिखा हुआ नहीं रहता था कि जो तुम्हारा लैंड है। वो बस पंचायत में पता है कि ये इसका लैंड है, इसके बेटे का लैंड है, उसके उसके बेटे का लैंड है, इसके बाप के बाप के बाप का लैंड था वो। तो वो सेल नहीं हो सकता था लैंड। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि लैंड जो है वो नॉन सेलेबल है। दूसरा क्या है कि जब ब्रिटिश आते हैं और परमानेंट सेटलमेंट ये इनिशिएटिव लागू कर देते हैं, तब इनने बोल दिया कि भाई जो जमींदार है वो यहाँ का ओनर है लैंड का। तो पहला तो ये बात कि उस समय जो ओनरशिप था वो था विलेज पंचायत उसको करता था, इनफॉर्मल वे में ओनरशिप था। अब इसको फॉर्मली उसको ऑफिशियली बोल दिया कि हाँ ये जो लैंड है ये तुम्हारा है, और कर दिया कि जो लैंड है वो अब सेलेबल हो गया। मतलब कि केवल अंग्रेज उसको नहीं बेच सकता है। जो जब अगर जमींदार उसको रेवेन्यू नहीं दे पाएगा तब केवल नहीं, जमींदार अगर खुद भी चाहे तो बेच सकता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो लैंड बन गया एक कमोडिटी। पहले जब ब्रिटिश के पहले लैंड कमोडिटी नहीं था। कमोडिटी क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जिसको आप बेच सकते हैं, जिसका अगर कार्ल मार्क्स का के हिसाब से जाएं तो कमोडिटी ऐसा चीज़ है जिसका एक एक्सचेंज वैल्यू हो। तो पहले जो कस्टमरी जो इंडियन ट्रेडिशन था उसमें लैंड का कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं था, लेकिन अब वो बन गया था एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये है परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको इंट्रोड्यूस किया है, फिक्स कर दिया परमानेंट कि कितना लैंड रेवेन्यू आना है मेरे को, और जमींदार को बोला कि देख इतना लैंड रेवेन्यू आना है, इस डेट को आना है, उस डेट को तू मेरे को जितना लैंड रेवेन्यू उसका 10/11 मेरे को दे, 1/11 अपने रख। अगर तू एक्स डेट को नहीं लाया तो वाई डेट को तेरा बेच देंगे जमींदारी। जमींदार ने सेम बात टेनेंट को बोला कि देख इतना तेरे को देना है, अगर तूने इतना नहीं दिया तो फिर तेरा लैंड जो है वो बिक जाएगा, जो पहले नहीं होता इंडियन ट्रेडिशन में, क्योंकि जो पहले था वो लैंड नॉन सेलेबल था। इसलिए आप अगर आर एस शर्मा पढ़ोगे या एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ोगे कि गांव बसाए जाते थे। राजा जो है वो कल्टीवेशन, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गांव बसाया है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई जमीन जाके खरीद रहा है कि हाँ राजा भाई मेरे को बेच दो जमीन। नहीं, वो जमीन राजा का है। वो बोल दिया कि यहाँ पे जमीन, ये जो एरिया है इसमें गांव बसेगा और इसके इतना जो एरिया है वो लैंड डिवाइड होगा, और वो डिवाइड हो जाता था और उसके बाद फिर उसमें कर रहे हैं अपना। तो वो चीज़ खत्म हो गया, जो इंडियन ट्रेडिशन था उसको खत्म, एकदम खत्म कर दिया परमानेंट सेटलमेंट। फिर आया रेतवारी सेटलमेंट, फिर आया, मतलब ये दूसरे एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इनको क्या लगा अंग्रेजों को कि यार ये जो लैंड रेवेन्यू इसको तो परमानेंटली फिक्स कर दिए हैं, अब बढ़ा तो सकते नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन अगर बढ़े तो जो भी फायदा होगा वो लैंड उसको चला जाएगा, जमींदार को चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि रेतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया कुछ अलग एरियाज में, जैसे बॉम्बे एंड मद्रास में। इसमें क्या किया कि वहां पे जो सेटलमेंट था वो जमींदार के साथ किया था, यहाँ पे सेटलमेंट किया इंडिविजुअल कल्टीवेटर के साथ। उसको बोला कि हाँ भाई तुम जो हो तुम ही ओनर ऑफ लैंड हो, और सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, कि तुम जब तक रेवेन्यू देते रहोगे तब तक लैंड जो जमीन है वो तुम्हारा है। लेकिन जो लैंड रेवेन्यू था उसको परमानेंट नहीं बनाया था, उसको रिवाइज करते थे हर 20 से 30 साल में। अब इसका अपना ड्रॉबैक था कि द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड विदाउट एनी सर्वे एंड एट अ वेरी हाई रेट। अब अगर आप पढ़ोगे अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ोगे या अकबर का पढ़ोगे तो वो लोग पूरा शेर शाह सूरी का पढ़ोगे तो वो लोग पूरा असेसमेंट करते थे कि कितना लैंड, मतलब पूरा मेरे जो किंगडम है, जो एम्पायर है, उसमें कितना एकड़ में फसल लगा है। वो जो फसल लगा है उसका क्वालिटी ऑफ लैंड क्या है, वो जो क्वालिटी ऑफ लैंड है उसमें फिर प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन जितना होगा उस हिसाब से जो प्राइस लिस्ट तय किया जाता था। तो उसके हिसाब से फिर कहा जाता था कि अच्छा ठीक है तुम्हारा इतना लैंड है, वो तुम्हारा इतना क्वालिटी है लैंड का, इतना प्राइस है अभी मार्केट में, तो तुम्हारा इतना लैंड रेवेन्यू हुआ। तो ये सब कुछ नहीं, वो सीधा बोल दिया कि अच्छा ठीक है चलो तुम 100 रुपये, यहाँ से 100 रुपये आ जाएगा, वहाँ से 200 रुपये आ जाएगा, और उसको रिवाइज भी करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था।
फिर लैंड रेवेन्यू कुड बी इंक्रीज व्हेन द ब्रिटिश डिजायर्ड, जब भी मन किया तो वो ये 20 से 30 साल बस बोलने के लिए, उनको जब मन हुआ वो, और इसलिए इतना सारा पेजेंट प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें ढेर सारे में कॉजेस था कि लैंड रेवेन्यू जो है उसको बढ़ा दिया गया, वो भी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। द पेजेंट्स हैड टू पे द रेवेन्यू इवन व्हेन हिज प्रोड्यूस वाज पार्शियली और होली डिस्ट्रॉयड, जो पहले नहीं होता था इंडियन ट्रेडिशन में, या तो उसको कट कर दिया जाता था या उसको माफ कर दिया जाता था। अब इसके बाद क्या हुआ कि मालवारी सेटलमेंट लॉन्च हुआ। रेतवारी सेटलमेंट में क्या था कि रेवेन्यू कलेक्शन हर इंडिविजुअल के पास जाके करो, कि हर इंडिविजुअल जो उसको रियोत है या जो टेनेंट है या जो वो कल्टीवेटर है उसके पास जाओ, फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो। तो इसमें ब्रिटिश को लग रहा था कि हमारा बहुत रेवेन्यू जा रहा है, बहुत ज़्यादा मैन पावर लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि जो सेटलमेंट था वो विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस के साथ कर लिया। अब उसमें क्या हुआ कि हर कल्टीवेटर जाके विलेज हेडमैन को जाके जमा करेगा, और विलेज हेडमैन जो है वो जाकर के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कर देगा। इसमें फिर ये गंगा वैली में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, पंजाब में। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस नहीं है। जब इनिशियल ईयर्स में बिफोर 1857 जो अभी जो एरिया अवध होगा या यूपी होगा उसको बोला जाता था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो वो नॉर्थ में है, वेस्ट में है, और जहाँ जो कोर एरिया है ब्रिटिश रूल का उस समय का, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, तो उसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। गंगा वैली हो गया, और जब फिर बाद में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हो जाएगा, ये एरिया नहीं, उसमें फिर एक्वायर करेगा तब। इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार एक्सप्लॉइटेड द कल्टीवेटर्स बाय डिमांडिंग एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स। अब ये इसका क्या कारण है कि देखिए जमींदार को ही बोल दिया कि भाई तुम मेरे को बहुत ज्यादा रिवेन्यू देगा, तो वो रिवेन्यू लाएगा कहाँ से? वो जाके कल्टीवेटर को बोलेगा कि तू भी मेरे को ज्यादा रेंट दे, तो वो बोलेगा कि भाई तुम तो कस्टमरी हो, पहले भी तुम ही थे, क्योंकि अभी तक जमींदारी उसका सेल नहीं हुआ है, तो अंग्रेज के पहले भी वही जमींदार था। तो उसको बोला था हुजूर पहले तो हम 100 रुपए देते थे, अब आप 120 मांग रहे हो। बोले हम क्या करें, मेरे जो ऊपर बैठे वो भी मेरे से ज्यादा मांग रहे हो। फिर पेजेंट समझ गया कि भाई अगर हम अपने जमीन में कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा वो चला जाएगा जमींदार के पास। वो बोलेगा अच्छा ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो चल ज्यादा रिवेन्यू रेंट दे दे। तो बोलेगा भाई रिवेन्यू तो लेकिन फिक्स है। बोला कि वो मेरे साथ फिक्स है ना, तू तो मेरा टेनेंट एट विल है, तो हम तेरे से जितना चाहे उतना रेंट ले सकते हैं, रिवेन्यू मेरे को देना है वो फिक्स है, तेरा रेंट फिक्स नहीं है। The zamindar who could have benefited by increasing the production refused to do so as they were assured of a fixed amount of rent. अब जमींदार क्या बोला कि अच्छा मेरे को तो पता है कि ये देगा ही मेरे को रेंट, अगर नहीं देगा तो इसका जो जमीन है वो बेच देंगे किसी और को। तो वो बोला कि हटाओ यार, मेरे को इसका जो प्रोडक्शन है, जो इरिगेशन है, बेटर सीड्स है या जो भी, वो मेरे को उस पर ध्यान ही नहीं देना। फिर जो एग्रीकल्चर वाज नेग्लेक्टेड एंड प्रोडक्शन बिगैन टू डिक्लाइन, द रेवेन्यू रेट वाज वेरी हाई, इन द मैनर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज हार्श। फिर अल्टीमेटली द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम कॉज डिक्लाइन एंड डिके ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये आज का टॉपिक था। पहले हम लोग देखे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिविल सर्विस देखे, आर्मी देखे, पुलिस देखे, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन देखे। इसमें याद रखिएगा कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉर्नवालिस का नाम है, पुलिस में भी कॉर्नवालिस का नाम है, और सिविल सर्विस में भी कॉर्नवालिस का नाम है। उसके बाद हम लोग देखे ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, उसमें हम लोग देखे कि क्यों वो चाह रहे थे कि इंडियंस को मॉडर्नाइज करें, और उनका अप्रोच क्यों किस हिसाब से चेंज हो रहा था। तो वो डिपेंडेंट था कि वो ओरिएंटलिस्ट हैं, उनका क्रिटिकल अप्रोच है, या वो रेडिकल्स हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि उनके पास दो डायलेमा था कि भाई पूरा मॉडर्नाइजेशन नहीं करना इंडिया का, लेकिन उनको एकदम बैकवर्ड भी नहीं रख सकते, तो एक कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन होगा उनका। फिर स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन देखे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वो बोला कि 1 लाख रुपए खर्चा करोगे। 1823 तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक जनरल कमेटी बनता है, कमेटी डिवाइड हो गया एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट में। उसके बाद मैकॉले आते हैं, वो मैकॉलेज मिनट देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो भी होगा वो वेस्टर्न साइंस पढ़ाएंगे और इंग्लिश में पढ़ाएंगे। फिर वुड्स डिस्पैच आता है, बोलता है कि नहीं, प्राइमरी मास एजुकेशन पे ध्यान दो, और 3 लैंग्वेज वो टीयर लैंग्वेज है। पहला है कि आप प्राइमरी स्कूल में वर्नैकुलर में पढ़ाओ, और जो सेकेंडरी स्कूल में है उसमें एंग्लो वर्नैकुलर में पढ़ाओ, और जो हायर लेवल है उस पर आप इंग्लिश में पढ़ाओ। फिर उसके बाद हम लोग देखे क्यों वो एजुकेट करना चाहते थे, तो उनको अपना सामान बेचना था, अपना जो लेबर कॉस्ट है वो कम करना था, उनको अपने रूल को जस्टिफाई करना था।
फिर ड्रॉबैक्स देखे थे कि मास एजुकेशन नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन नहीं था, लोअर कास्ट को एजुकेट नहीं कर पाए, मुस्लिम्स को एजुकेट नहीं कर पाए। फिर हम लोग देखे ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसी। उसमें क्या था कि फर्स्ट स्टेज था 1657 कि जो भी गुड्स है भाई वो इंडिया से खरीदो, इंग्लैंड में बेचो। फिर उनको पॉलिटिकल पावर मिल गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो वो डिक्टेट करने लगे टर्म्स, प्राइस ऑफ गुड्स भी और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स भी। तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इंडियन आर्टिजन्स थे, दे लॉस्ट बोथ वेज। उसके बाद क्या होता है कि 1764 में उनको दीवानी राइट मिल जाता है, वहाँ से वो लैंड रेवेन्यू से वो सामान खरीदने लगते हैं और उसको बेचने लगते हैं। तो जो पैसा वेलफेयर पे यूज होना था वो चला गया उसमें। तो हम लोग देखे थे डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पिछले क्लास में, उसमें था कि कैसे वो बंगाल का हालत खराब हो जाता है। 1770 में भयानक फेमिन आता है। फिर थर्ड स्टेज आया 1813 ऑनवर्ड्स। उसमें क्या हुआ कि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो वहाँ के जो इनका मोनोपोली था उसको खत्म करके अब बोला कि वहाँ से भी गुड्स इंडिया आएगा। मतलब इंडिया एक मार्केट बन जाएगा ब्रिटिश गुड्स के लिए, और इंडिया एक सोर्स बन जाएगा रॉ मटेरियल के लिए इंग्लैंड के फैक्ट्रीज के लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखें फाइनेंस कैपिटल। फाइनेंस कैपिटल था कि जो कैपिटल एक्यूमुलेटेड है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उसको हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल रेलवेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, और उसके बाद ढेर सारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। उसके बाद फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में आए। फिर हम लोग परमानेंट सेटलमेंट देखें कि परमानेंटली उसको फिक्स कर दिया गया। जमींदार को बोल दिया कि तुम ओनर हो, टेनेंट्स को बोल दिया कि जो कल्टिवेटर्स थे वो टेनेंट्स एट विल बन गए। और उसके बाद फिर उनको बोला कि जो भी लैंड रेवेन्यू है उसका 10/11 हिस्सा मेरे को दोगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1/11 हिस्सा तुम रखोगे। अगर तुम फेल कर गए तो तुम्हारा जो है वो हम बेच देंगे। और टेनेंट्स को भी सेम बात बोला जमींदार। फिर देखे कि कैसे वो लैंड को एक कमोडिटी बना दिया। फिर रियोत वाली सेटलमेंट देखे कि वो रियोत से करने लग गया, क्योंकि उसमें परमानेंट सेटलमेंट में वो परमानेंटली वो सेटल हो गया था, तो इसको रिवाइज नहीं कर सकते थे। फिर मालवारी सेटलमेंट देखे कि गांव के साथ होता था। उसके बाद एक चीज जो में से फिर से छूट गया वो था इजारादारी सिस्टम, कि जो लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन का राइट था उसको हाईएस्ट बिडर को सेल कर देता था। तो उससे क्या हुआ कि रेवेन्यू का अमाउंट बढ़ते गया। कोई 100 बोला, 102 बोला, 105 बोला, और उसके कारण वो फिर जाके अपना 105 रुपये तो निकालेगा ही, उसके बाद उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो वो जो पेजेंट्स हैं वो ज़्यादा ऑप्रेस होंगे। तो ये कुछ टॉपिक आज हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल और रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल। उसमें हम लोग देखेंगे ट्राइबल, सिविल और पेजेंट रिवोल्ट्स, और अगर हो पाया तो फिर करेंगे 1857 का रिवोल्ट, वरना वो फिर अगले वीक। ठीक है, थैंक यू। और ये जो भी नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और ये नोट्स अभी थोड़ा इनकम्प्लीट था तो उसको कंप्लीट करके आज ही हम डाल देंगे। थैंक यू।